मेरे शौहर ने एक फॉर्म के लिए लड़ाई लड़ी। किसी आईओ का कॉल था, वो बोलते हैं कि मैम आपके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है। और उस टाइम के जो हालात थे, आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत सख्त लॉकडाउन था। तो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। ईद का कोई मजा या कोई खुशी नहीं रहती है। दिल्ली के दंगाई, ओवैसी के भाई, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो कौम के लिए लड़ी। बहुत ही गंदा कानून है, बहुत ही गंदी धारा है। इससे आप ये सोच लीजिए, जैसे एक होता है ना कि आप किसी को जिंदा तो रखे हुए लेकिन बन गई। हम कटघरे में आज क्यों खड़े हैं? हम कटघरे में इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने सीए एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट किया, और हम लोगों के पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम लोग किससे मदद मांगे, कहाँ जाकर गुहार लगाए? और जो इल्जाम लगाए वो एकदम बेबुनियाद और झूठे इल्जाम है। मेरा शौहर बिल्कुल भी कहीं से भी कोई दंगाई नहीं। 65% वोटर्स मिलकर एक शिफा को एमएलए नहीं बना सकते। दिल्ली इलेक्शन जोरों पर है और सियासी पार्टियां लगातार अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। इसी कड़ी में ओखला विधानसभा से एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जेल में बंद शिफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया है। शिफाउर रहमान को 26 अप्रैल 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके ऊपर यूएपीए और अलग अलग धाराएं लगी। आपको बता दें कि शिफाउर रहमान जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और एनटीसीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में पेश थे। आज हमारे साथ मौजूद है उनकी अहलिया मोहतरमा नूरीन फातिमा साहिबा। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहला तो सवाल ये है आपसे कि एमआईएम ने आपको टिकट ऑफर किया था या आप लोग उनसे पहले से राब्ते में थे और आपने खुद उनसे टिकट मांगा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हम लोगों ने जब ये देखा कि हमेशा मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, बैरिस्टर साहब, वो मुसलमानों के हक़ में, उनकी बेहतरी के लिए अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं। और जिस टाइम से एनआरसी का बिल आया था, उस टाइम सबसे पहले वो ही शख्स थे जिन्होंने सीएनआरसी के बिल को फाड़ा था। अगर वो शायद उस तरह का एक्शन नहीं लेते तो मे बी शायद हम में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि हमें अपनी एग्ज़िस्टेंस प्रूव करने के लिए हमारी एग्ज़िस्टेंस को ही मिटाया जा रहा था। और हमें उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे कशमकश और बहुत सारे मरहलों से गुज़रना पड़ता है। बहरहाल ख़ैर हम लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनकी तरफ से बहुत ही पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से बैरिस्टर साहब की कि उन्होंने हमें स्पेस दिया, हमें अपनी तरफ से एक हेल्प, मैं ऐसे कहूँगी कि वो दी, प्रोवाइड की हमारे लिए। तो आपने खुद उनसे टिकट मांगा है? जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है। ये बात बताइए कि 26 अप्रैल 2020 को जब शिफाउर रहमान को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक़्त आप कहाँ थी? और जब आपको पता चला, तो आपके बच्चों पर और आप पर क्या असर पड़ा उसका और कैसा महसूस किया आपने? देखिए, मैं आज भी, मुझे वो दिन याद है जिस दिन मेरे शौहर, सुबह में बारिश हो रही थी, 26 अप्रैल थी, और मेरे घर शौहर, हम लोग उस टाइम पे सटला में अपने होम टाउन थे, अपने मदर इन लॉ के साथ हम वहाँ थे क्योंकि लॉकडाउन हो गया था अचानक से। हम लोग सिर्फ़ अपनी सास, मेरी सास बीमार रहती हैं, हम उनको देखने गए थे, बट ऑल ऑफ सडन वहाँ लॉकडाउन हुआ और हम लोगों को वहाँ रुकना हुआ। तो लेकिन शिफ़ा के पास कॉल आता है कि हमें आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, हम मवाना थाना आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इधर आ जाइए। शिफ़ा जब मेरे कमरे में आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, और मैं आकर तुम्हें मुझे दिल्ली आना था, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा था कि मतलब दिल घबराने लगा था क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा वहाँ हो चुका था, लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना। तो उन्होंने मुझसे कहा, नहीं, नहीं, बस मैं कुछ सवाल है, मैं उनके जवाब दे के आ रहा हूँ। उसके कुछ देर बाद हम लोग इंतज़ार करते रहे, हम उनको कॉल करने का ट्राई कर रहे थे, बट उनका कॉल पिक नहीं हो रहा था उस टाइम तक। मेबी शायद वो मसरूफ़ रहे होंगे उनके साथ। उसके बाद उनका एक कॉल आता है मेरी मदर इन लॉ के पास कि हमें ये लोग दिल्ली लेके जा रहे हैं, इनको कुछ और सवाल करने हैं अपने सीनियर्स के सामने, तो हम वहाँ से इंशाल्लाह, मैं फिर फ़ोन करता हूँ। रात के तकरीबन सवा 8 बजे मेरे पास एक कॉल आता है, और वो किसी आईओ का कॉल था। वो बोलते हैं कि मैम आपके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मैंने पूछा कि आपने किन चार्जेस के बिहाफ़ पर उनको अरेस्ट किया है? तो बोले, मैम ये बात आप सीनियर से करिएगा, बस हाँ, शिफ़ा उर रहमान को अरेस्ट कर लिया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, मेरे लिए एक आम चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम अरेस्टिंग तो हो रही थी, उससे पहले भी अरेस्टिंग हो चुकी थी। और उस टाइम जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, मोस्टली लोगों पर यूएपीए की धारा लगाई गई थी, और यूएपी की धारा को मैं जब पढ़ती थी तो मुझे उसमें बहुत अफ़सोस होता था कि वो ऐसी धारा है कि बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं परेशानियाँ बढ़ सकती है इस तरह की धाराओं से, नॉन बेलेबल होती है। और उस टाइम के जो हालात थे, आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत सख्त लॉकडाउन था।
तो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी और उसको मैंने किस तरह से फेस किया वो मेरे लिए बताने मतलब मैं उसको अल्फाज़ों में भी बयान आपसे नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था मेरे लिए। आप उस वक़्त बच्चे कहाँ थे और बच्चों ने जब अपने वालिद को ढूँढा या फिर उनको जब पता चला कि वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है, फिर उनको बच्चों को आपने कैसे बताया? फिर उस वक़्त बच्चों का क्या वो था रिएक्शन था उस वक़्त? बच्चे उस टाइम मेरे साथ ही थे, लेकिन वो उस टाइम मेरा एक बड़ा छोटा बेटा तो 2nd क्लास में ही आए थे उस टाइम। ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही थी और 5th में मेरे बड़े बेटे आए थे। तो उन लोगों को मैंने एकदम से मतलब वो समझ तो गए थे कि कुछ गलत हुआ है क्योंकि हम लोग रो रहे थे, परेशान थे। लेकिन हम लोगों ने उनको इस तरह से बता दिया था कि मतलब ज़िया अब्बा वहाँ चले गए हैं और शायद मतलब हो सकता है उनको कुछ दिन वहाँ रुकना पड़े। तो बड़े बेटे की तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, पर छोटे बेटे को ऐसा लग रहा था कि शायद अब्बा आर्मी के प्रेज़िडेंट हैं। और वो वैसे भी मतलब ऐसा होता था कभी-कभी कुछ काम होता तो 1-1 2-2 दिन के लिए जाते थे, तो उनको हमने इस तरह से समझा दिया था कि बेटे नहीं अब्बा आ जाएँगे। लेकिन हाँ, बड़े बेटे को काफ़ी शौक था, रो रहा था वो मेरे साथ बैठकर कि अम्मा क्या होगा? लेकिन उसको ये था कि शायद अब्बा 2-4 दिन में क्योंकि उससे पहले भी शिफ़ा को जब डिटेन किया गया था, तो शिफ़ा वापस आ गए थे, तो कहीं न कहीं उस बच्चे के छोटे से दिमाग पर यही चीज़ की थी कि हाँ, मेरे अब्बा ने कुछ ऐसा गुनाह तो किया नहीं है, तो इंशाल्लाह आ जाएँगे। वो मुझे छुपा भी रहा था, तो यही कह रहा था कि आप मतलब परेशानी हुई है, अब्बा आ जाएँगे। तो जब शाम हुई, ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ, तो ज़िया मेरे जो बड़े बेटे हैं, उस टाइम 9 साल के थे, जब वो दस्तरख़्वान पे बैठे, तो क्योंकि शिफ़ा रोज़े से थे, जिस टाइम उनको अरेस्ट किया गया था, तो जब हम सब लोग अफ़्तार कर रहे थे, तो उस टाइम मतलब शिफ़ा को मतलब वो ज़िया को ये था कि पता नहीं अब्बा को कुछ उन लोगों ने दिया होगा खाने के लिए या नहीं। उसके बाद अगले दिन भी शिफ़ा का ज़िया का सेम सवाल था कि अम्मा अब्बा ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। हम लोगों को बता दिया करती थी नहीं बेटा वहाँ अंकल हैं और अब्बा को ऐसे नहीं रखा हुआ है, अब्बा को वो बहुत प्यार से रखे हुए हैं। अब्बा से बस सवाल कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब्बा को वो जल्दी ही भेज देंगे तुम लोगों के पास। अच्छा उस टाइम पे डिटेन किया जाता था, तो लोग आ जाते थे, तो वो कहीं न कहीं वो भी उस ज़ोन में थे कि हाँ, शायद 1-2 दिन में अब्बा आ जाएँगे। अब जब कभी भी ईद या बकरीद होती है और रमज़ान आते हैं, तो मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ ईद पर तो मैं अपनी मदर इन लॉ के पास जाती हूँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उनके भी बेटे हैं, वो भी हर ईद पर अपने बच्चे का इंतज़ार करती हैं। ज़ाहिर-सी बात है हमारे लिए तो हर ईद, बकरीद, रमज़ान सब कुछ अधूरे है। हम लोग को ईद का कोई मज़ा या कोई खुशी नहीं रहती। हाँ, हम खुश हैं कि सबकी ईद अच्छी हो रही है, लेकिन हमारे लिए वो ईद, ईद नहीं होती। क्योंकि कहीं न कहीं हम लोगों के ऊपर एक ये तकलीफ़ रहती है कि हमारा एक बहुत अहम इंसान हमारे बीच से जा चला गया है और ऐसी जगह पर है, जहाँ से हम उससे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते जल्दी से, बात भी नहीं कर सकते और वो इतने टाइम से हैं, तो धीरे-धीरे जो इमोशंस हैं ना मतलब वो इमोशनली बहुत वीक फ़ील करते हैं इन सब चीज़ों पर। और बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो उनमें भी ज़ाहिर-सी बात है टीचर्स भी पूछते हैं, फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि तुम्हारे फादर कभी नहीं आते या तुम्हारे पापा क्यों नहीं आते? तो बच्चे अक्सर कभी-कभी आके ज़िया मुझसे पूछते हैं या अरहान पूछते हैं कि अम्मा सब मेरे अब पूछते हैं कि तुम्हारे अब्बा क्यों नहीं आते? तुम्हारी अम्मा अकेली क्यों आती हैं स्कूल? तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं बच्चों को भी और मुझे भी। आपने अभी स्कूल का ज़िक्र किया कि आप स्कूल में जाती हैं। आपके बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो क्या जब वो स्कूल जाते रहे हैं तो ऐसा कुछ बताते हैं कि उनको किसी तरह के नफ़रत का सामना करना पड़ा है? बच्चे उनको मतलब गलत नज़रिए से देखते हैं कि आपके पापा तो जेल में हैं या इस तरह की कुछ कभी नफ़रत या हेट का सामना करना पड़ा है बच्चों को? नहीं, हमने स्कूल्स में ये मेंशन नहीं कर रखा। मैंने ज़ाहिर-सी बात है कि मैंने उनको ये बोला है कि इन सब चीज़ों पे डिस्कशन ना ही हो तो बेटर है। क्योंकि देखिए आप किसी के थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, कौन किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, किसकी क्या सोच है। और बच्चों में मुझे लगता है ये सब बातें डिस्कस भी नहीं होनी चाहिए, वो मासूम होते हैं तो उनको मासूम बनिए ही रहना चाहिए। तो मैं नहीं चाहती कि मैं बच्चों को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करूँ, लेकिन हाँ, बच्चों को कहीं न कहीं खौफ ज़रूर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जैसे कि अभी आजकल हम इतने मीडिया पे हाइलाइटेड हैं, तो डेफ़िनेटली बच्चों को ये रहता है कि हमारा फेस रिवील ना हो या हमें कोई देख लेगा तो हमें कल को क्योंकि ज़्यादातर मीडिया चैनल्स पे दंगों के आरोपी, दिल्ली के दंगाई, ओवैसी के भाई, इस तरह के नारे चल रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं, हेडलाइन्स आ रही हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत तकलीफ़देह होती हैं मतलब
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अभी किसी लोकल मीडिया चैनल ने हमारे हस्बैंड के लिए लिखा था कि शिफ़ा दंगाई नहीं हीरो है, तो मेरे छोटे वाले बेटे मेरे पास लेके आते हैं कि देखिए अम्मा, इन्होंने ना अब्बा के लिए हीरो लिखा है। आप बोलती हैं ना कि अब्बा ने जस्टिस के लिए किया है, क्योंकि मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि बेटा, अगर कभी भी स्कूल में, कभी भी आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन करता है, सपोज़ आपकी मैम को, क्योंकि हो सकता है कुछ नहीं पता कब ये चीज़ लीक हो जाए या पता चल जाए, तो मुझे उनको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैंने कहा बेटा, आपके अब्बा प्रिज़नर नहीं है, आपके अब्बा पॉलिटिकल प्रिज़नर है, और पॉलिटिकल प्रिज़नर और प्रिज़नर में बहुत डिफ़रेंस है। पॉलिटिकल प्रिज़नर वो होते हैं जो दूसरे की मदद के लिए जेल जाते हैं। तो आपके अब्बा दूसरों के लिए गए हैं, आपके अब्बा ने दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी, आपके अब्बा ने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए आप शर्मिंदा मत हुआ कीजिए अब्बा के लिए। अब्बा एक फाइटर हैं और वो एक लड़ाई लड़े हैं, और इंशाल्लाह हम लड़ते रहेंगे, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो कौम के लिए लड़ी है। और इंशाल्लाह मुझे उनकी कौम अपनी लोगों से और स्पेशली ओखला के लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि वो शिफा का बहुत ज़्यादा साथ देंगे, और अल्लाह ताला ने चाहा तो शिफा वही मकाम, वही इज़्ज़त दोबारा से हासिल करेंगे जो उनकी थी, और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रिपोर्टर्स के ज़रिए कुछ, मतलब रिपोर्टर्स को भी मैं ब्लेम नहीं करूँगी, जो इल्ज़ाम उन पर लगे हुए हैं कहीं न कहीं वो झूठे साबित होंगे इंशाअल्लाह। शिफ़ा उर रहमान आज़मी यानी कि एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रेज़िडेंट थे जी, और एंटी सीएनआरसी में ज़ाहिर है बहुत पेश-पेश थे और लीड कर रहे थे और जामिया के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी। अ, उनके उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उनके ऊपर यूएपीए लगी और भी अलग-अलग धाराएँ लगी। तो आप इन धाराओं को और यूएपीए को ख़ास तौर से कैसे देखती हैं? बहुत ही गंदा कानून है, बहुत ही गंदी धारा है, जो इंसान को, मतलब एक तरह से आप ये सोच लीजिए जैसे एक होता है ना कि आप किसी को ज़िंदा तो रखे हुए लेकिन वेंटिलेटर पे, क्योंकि वो अपनों से दूर है, बहुत सख्त उसमें कुछ चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं ना, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और जो इल्ज़ाम लगाए वो एकदम बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ाम हैं। मेरा शौहर बिल्कुल भी कहीं से भी कोई दंगाई नहीं है। आपने सियासत में कदम रखा है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, सियासत में मैंने जो कदम रखा है, ज़्यादातर लोग मुझसे यही सवाल कर रहे हैं, उसका मैं एक सिंपल लफ्ज़ में ये जवाब देना चाहूँगी। अब से साढ़े 4 पौने 5 साल से हम लोग परेशान हैं। तकरीबन पौने 5 साल हो चुके हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन आप ये बताइए, उन लोगों के लिए कोई एक्शन लिया गया है? उनमें लड़कियाँ भी हैं, उनमें लड़के भी हैं, उनमें ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे और बीवियाँ यहाँ पर हैं। तो आप ये बताएँ, कोई भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, और हम लोगों के पास कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। हम लोग किससे मदद माँगे? कहाँ जाकर गुहार लगाएँ? कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें लगता है कि यहाँ बेहतर तरीके से हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ की जो लोकल विधानसभा है, ओखला की विधानसभा जो है, ओखला के जो लोग हैं, हम उनकी भी परेशानियों को बता सकते हैं। जो उस टाइम पे और भी लोग अरेस्ट हुए हैं, हम उनके लिए भी आवाज़ आपको बुलंद ऐसा कर लगता सकते है हैं। कि सियासत ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ज़रिए आप अपनी भी और यहाँ की आवाम की भी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? जी, बिल्कुल है, बेहतर तरीके से आप अपनी आवाज़ को रख सकते हैं ना, एक एक लीगल वे में आप अपनी बात रख सकते हैं। आपने सियासत में ज़ाहिर है अभी कदम रख ही दिया है और शिफ़ा उर रहमान को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, तो आपने एमआईएम का ही क्यों इंतख़ाब किया? आप किसी दूसरी पार्टी को भी जॉइन कर सकती थी और उससे आप टिकट ले सकती थी। एमआईएम ही क्यों? जबकि एमआईएम पे ये भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बी टीम, सी टीम, ये सब कुछ फालतू की बकवास अफ़वाहें हैं। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले, जहाँ तक मैं पहले आपको बी टीम का जवाब देती हूँ, जहाँ तक कि मुझे याद, मतलब पता है, बेसिकली वैसे तो मैं नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड है मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता है। अभी हरियाणा में इलेक्शंस हुए थे, उनमें भी तो, उनमें उस जगह पर तो एमआईएम नहीं थी। तब ऐसा वहाँ क्यों हुआ कि बीजेपी ने लीड किया? हर एक गवर्नमेंट की एक हवा आती है। आज दौर बीजेपी का है, हो सकता है कल कांग्रेस का हो सकता है फिर एमआईएम का हो। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जो थर्ड पार्टी होती है वो बी टीम, सी टीम, डी टीम हो जाती है। अच्छा, रही बात, आपने एक सवाल और किया कि एमआईएम का ही क्यों इंतखाब किया? जी। अब आप देखिए, अभी बहुत सारे लोग हैं जो अप्रोच करते हैं इन पार्टीज़ को, जैसे कि अभी इशरत जहाँ ने भी अप्रोच किया था कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने उनको नहीं दिया टिकट। और जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग, जिस टाइम पे राइट्स हुए थे, उस टाइम पे जो उनके एग्जिस्टिंग काउंसलर थे ताहिर हुसैन साहब, उनको डिसोन कर दिया था। तो और कोई पार्टी काबिल एतबार है, या हम पे ट्रस्ट कर रही है, या हमारे लिए आवाज बुलंद कर रही है? सिर्फ अकेले ओवैसी साहब हैं जो हमारे लिए बोलते हैं। तो उनको भी आप बी टीम, सी टीम करते हैं। अगर कोई बंदा हमारे लिए खड़ा हो रहा है, एक तो आप लोगों ने हमें कटघरे में खड़ा कर दिया। हम कटघरे में आज क्यों खड़े हैं? हम कटघरे में इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने सीएए एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट किया। बाकी ये बताइए, कोई हमने जुर्म किया, हमने
कत्ल किए, गुनाह किए, क्या किया? हमने चोरियाँ की, डकैती करी। हमने सिर्फ़ सीए का एक प्रोटेस्ट लीड किया मेरे शौहर ने और जो और भी पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं, आप इसके अलावा एक बात बताइए, किसी का भी कोई और रिकॉर्ड है क्रिमिनल? किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। मेरे शौहर का आप पास्ट का पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्रिमिनल। उसके बावजूद उन पे इतनी संगीन धाराएँ लगाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ें हैं और लोगों को बहुत पहले ये स्टेप लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। इस तरह से आज हमें कल को कोई और भी हो सकता है। ओखला विधानसभा से कांग्रेस ने अभी हाल ही में अनाउंस किया अपने उम्मीदवार का, अरीबा खान को अपना उम्मीदवार बनाया है और आम आदमी पार्टी ने 2 मरतबा से एमएलए अमानतुल्लाह खान को बनाया और एमआईएम से आप ज़ाहिर शिफाउर रहमान को टिकट दिया गया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह से मुस्लिम वोट बिखरेगा और बीजेपी भी यहाँ से निकल सकती है और मुस्लिम वोट बिखर जाएगा बिल्कुल नहीं। यहाँ? देखिए, मैं इसको इस तरीके से भी देख सकती हूँ कि हमेशा मेजॉरिटी जो रही है हमारी यहाँ के मुस्लिम्स की है, ओखला विधानसभा में। तो ओखला विधानसभा से मुस्लिम्स ने ही तो हमेशा यहाँ का एमएलए चूज़ किया है ना। तो क्या 65% वोटर, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, बाकी हो सकता है कम या ज़्यादा हो, बट जहाँ तक मुझे पता है, तो क्या 65% वोटर्स मिलकर एक शिफ़ा को एमएलए नहीं बना सकते? जो एक सैक्रिफाइस करके जेल में 4 साल से तक, साढ़े 4 साल से सड़ रहा है, मैं उसे सड़ नहीं कहूँगी, वो जी तो रहे हैं, लेकिन उनके साथ-साथ उनकी पूरी फैमिली, उनसे मिले जुड़े लोग, उनके साथी, उनके दोस्त, सब लोग सफ़र कर रहे हैं। आप खुद बताइए, जिसकी फैमिली का, जिसका दोस्त अगर कोई जेल में होता है, तो क्या उसको रात को नींद सुकून से आएगी? आपके शौहर जेल में हैं, तो आप इस बीच में जो 4 साल का तकरीबन अरसा रहा है, किस तरह की मुश्किलों से आपको गुज़रना पड़ा और आपने खुद को कैसे सँभाला है इस बीच में? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि मेरे शौहर मेरे साथ नहीं है। मुझे लगता है शायद इसको मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो आप सब लोग समझ ही सकते हैं। कहीं न कहीं आप देखिए बेटे भी होंगे, आप भाई भी होंगे और मेबी शायद आप शौहर भी हो किसी के। तो लेकिन बेटा भाई तो हैं ही ना, और भी जो लोग हैं जो मुझसे ये सवाल करते हैं, तो वो शौहर भी होंगे। हर हर एक रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनमें से अगर कोई भी एक रिलेशन हमारे पास से जाता है, तो डेफ़िनिटली हमारी लाइफ़ बहुत इफ़ेक्ट करती है उन सब चीज़ों से। असर तो इतना है कि शायद वो चीज़ मतलब कहीं नहीं जाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप बोल नहीं सकते, वो सिर्फ़ आप फ़ील कर सकते हैं और फ़ील भी वही कर सकते हैं, जो सेम जगह पे, वैसे वो बोलते हैं ना बहुत लोग, जो जगह जलती है वही तपती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो तकलीफ़ मुझे है वो शायद मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगी, शायद बताऊँगी तो आप समझ भी नहीं पाओगे। और अल्लाह ना करे कोई मेरी जगह पर आए, उस तरह से सोचे या उसको उसी तकलीफ़ का एहसास हो जो मुझे है आज। आपके जो बच्चे हैं तो ये वालिद की गैर मौजूदगी में जो ये अरसा रहा है, उनकी तालीम और तरबियत और परवरिश पर इन सब चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए, तालीम और तरबियत की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बट ज़ाहिर-सी बात है, एक बाप का होना, एक सरपरस्ती होना बहुत मैटर करता है। बच्चे में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मेरे 2 बेटे हैं और स्पेशली जब बेटे बड़े होते हैं, तो उनको बाप की सरपरस्ती की बहुत ज़रूरत होती है और बाप के होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। 10 चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि अभी जब तक वो छोटे थे, मैं उनको घर में रोक सकती थी, बट आने वाले वक़्त में वो जब बड़ी क्लासेस में आएँगे, उनको बाहर भी निकलना पड़ेगा। उन हाउ टू डील विद द पीपल, लाइक कैसे वो डील करेंगे लोगों के साथ, कैसे वो दूसरों के साथ उनको कैसे करना है, बेहतर तरीके से बाप ही बताता है, स्पेशली लड़कों को। लड़कियों का तो कनेक्शन माँ से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं और मेरे बच्चे बाप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, दोनों बेटे मेरे बहुत कनेक्टेड हैं। अब्बा आते हैं तो खुश भी बहुत होते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब वो जाते हैं, तो तकलीफ़ तो बहुत होती है। शिफ़ाउर रहमान भाई ज़ाहिर है जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने तालीम हासिल की है और आप अलीगढ़ से हैं। जी, मैं अलीगढ़ से। तो जब ये मुश्किल घड़ी आई आपके ऊपर, तो अलीग बिरादरी या जामिया बिरादरी की तरफ से किसी तरह का कोई सपोर्ट मिला आपको? कोई कानूनी मदद मिली है किसी तरह की? नहीं, देखिए, अलीगढ़ वालों का, अलीगेरियंस का और जामियन का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ पर भी हुआ है, उन लोगों ने हमेशा मेंटल सपोर्ट भी दिया है और काफ़ी हद तक उन लोगों के मतलब कॉल्स आते थे कि आप परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जो लीगल मैटर्स हैं वो हम लोग खुद देख रहे हैं, उनकी शिफा की फैमिली देख रही है। आपके शौहर शिफ़ाउर रहमान जेल में हैं, ज़ाहिर-सी बात है अभी और अभी जेल में हैं, तो ये जो चुनावी प्रचार है और कैम्पेनिंग वगैरह है, उस उन चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर रही हैं? कैसे आप अ, लोगों से जा कर के आप जनसंपर्क करती है, उनसे मिलती हैं और अपनी कैम्पेनिंग को आगे बढ़ाती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग आगे बढ़ के हेल्प के लिए आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और ज़ाहिर-सी बात है, जब कनेक्ट करेंगे लोगों से, धीरे-धीरे बात करेंगे, तो और भी हमारा जो इदारा है वो बढ़ेगा।
लोगों की काफ़ी हेल्प मिल रही है, लोग सपोर्टिव भी हैं, इनफैक्ट लोग खुद से कॉल करते हैं, क्या परेशानी हुई है, हम आपके साथ हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लोग स्टेटस लगा रहे हैं, वीडियोज़ चला रहे हैं शिफ़ा की, तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और इन आप सबके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ूँगी और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी हासिल होगी हम लोगों को। ओखला विधानसभा से आप के शौहर उम्मीदवार हैं, तो ओखला विधानसभा की आवाम के लिए या ओखला विधानसभा के लिए आप लोगों का क्या विज़न है? अगर जीत कर आते हैं आप लोग, तो यहाँ के आवाम के लिए आप क्या करना चाहेंगी या किन मुद्दों पर आप वोट लोगों से आप अपील कर रही हैं वोट के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ के मेन मुद्दे हैं, जो मैं जितना अब तक पब्लिक से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ लोगों को ड्रेनेज इश्यूज़ हैं, सफाई का एक बहुत बड़ा मसला है और ये देखिए ज़्यादातर लोग ऐसा सब बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम नमाज़ के नहीं जाते, जगह-जगह रोड्स खुदी हुई हैं, लेकिन बन नहीं रही हैं। तो उन लोगों को नमाज़ में जाने में परेशानी बहुत से बुज़ुर्ग हैं, उनको ये होता है कि कहीं हम गिर ना जाएँ, सड़कें इतनी स्लिपरी हो रही हैं क्योंकि उस पे मिट्टी ये सब है, खुदी पड़ी हैं सड़कें काफ़ी टाइम से, तो हम इंशाल्लाह इन पे वर्क करेंगे। और देखिए मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ, मेरे शौहर ने एक कौम के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है? जो इंसान जब कुछ नहीं था और वो इतना बड़ा सैक्रिफाइस करके जेल जा सकता है, तो वो आने वाले वक़्त में अगर किसी पोज़ीशन होल्ड करता है कोई, तो डेफ़िनिटली वो बेटर से बेटर तरीके से इस चीज़ को करेगा। अच्छे तरीके से करेगा। जो भी एमएलए फंड आएगा तो इंशाल्लाह हम वो पब्लिक की हेल्प के लिए ही लगाएँगे। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे। ओखला की विधानसभा ये जो ओखला विधानसभा है, यहाँ की आवाम से आप क्या कहना चाहती हैं? अगर आप कुछ अपील करना चाहें या फिर आप क्या आपका मैसेज है यहाँ की आवाम के लिए? मैं ओखला की आवाम से बस यही अपील करना चाहूँगी कि वो एक बार वोट देने से पहले 5 फरवरी से पहले दिल के साथ-साथ दिमाग की भी सुनें। सोच समझ के पूरे अच्छे से समझ कर कि कौन डिज़र्विंग है, कौन नहीं वोट करें और प्लीज़ मेरे शौहर शिफ़ाउर रहमान के लिए वोट करें क्योंकि मेरे शौहर ने एक सैक्रिफ़ाइस किया है। और इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर हालात यहाँ के करेंगे, जो हालात आज हैं वो इंशाल्लाह आगे नहीं होंगे, बहुत बेहतर होंगे। तो प्लीज़ वो मेरे शौहर शिफ़ाउर रहमान के लिए वोट करें, पतंग पर वोट करें। आपको खुद क्या लगता है कि यहाँ की आवाम आपको सपोर्ट करेगी? जी, बिल्कुल कर रही है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम वक़्त में। आपने कहा कि यहाँ की आवाम आपको सपोर्ट कर रही है लेकिन क्या आपको लगता है कि इनका जो सपोर्ट है और यहाँ की आवाम की जो हिमायत है आपके लिए हुँ, वो हिमायत और सपोर्ट वोट में तब्दील हो पाएगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं और जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। तकलीफ़ भी है उन लोगों को, कहीं न कहीं दुःख भी है, लेकिन इस दुःख के साथ मुझे उन लोगों का वोट भी चाहिए क्योंकि दुःख तो मैं खुद भी काफ़ी टाइम से झेल रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और को वो सब झिलवाऊँ। लेकिन मुझे फ़िलहाल ये जो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ उसका रीज़न यही है कि मुझे अपने शौहर को जिताना है और इसलिए मैं या ओखला की आवाम से ये अपील करूँगी कि वो मेरे शौहर के लिए वोट करें क्योंकि वो डिज़र्विंग है। वो उस टाइम खड़े रहे उनके लिए, उन्होंने कौम के लिए आवाज़ उठाई। उस टाइम खड़े रहे जब और पार्टीज़ किनारा कर चुकी थी हम लोगों से। वो लड़ते रहे, उन्होंने आवाज़ बुलंद करी और उसकी आवाज़ बुलंद करते-करते वो जेल में चले गए और पिछले साढ़े 4 साल से जेल में हैं। तो देखिए ये तो यहाँ की आवाम पर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को सोच समझ कर कि किस इंसान ने उनका किस वक़्त पे साथ दिया, तो वो मेरे शौहर के लिए वोट करेंगे और मुझे बिल्कुल उम्मीद है यहाँ के लोगों से, जिस तरह का वो प्यार मुझे दिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आएँगे, अल्लाह ने चाहा तो।